गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक से होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टेनलेस स्टील तक पढ़ा। ये वो फेरस के मेटल्स हैं जो आम तौर पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या किसी और भी प्रोडक्शन प्लांट में यूज़ किए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील के बारे में हम लोगों ने बहुत सी बातें जानी, जैसे कि ये हल्का होता है, लाइट इन वेट, इसका फैब्रिकेशन आसानी से किया जा सकता है, इसकी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी बहुत अच्छी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है, सस्ता होता है, इसलिए आमतौर पर इसको लोग यूज़ करते हैं, हमें आसपास देखने को मिलता है, चाहे आप इसका कुछ भी बना लीजिए। ओके, कुछ बातें जो रह गई थी स्टेनलेस स्टील के बारे में वो इस नेक्स्ट लेक्चर जो अभी आपका जो चल रहा है इसमें अब आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। Alloys of stainless steel are allowed with other metal so as to modify its property। स्टेनलेस स्टील वैसे तो काफ़ी अच्छा होता है, मगर इसकी जो प्रॉपर्टी है अगर आपको और भी बेहतर बनाना है तो सबसे आसान तरीका ये है कि जितने भी ये जो मेंशन जो आपके सामने जो मेटल्स दिखाई दे रहे हैं, अगर इनके साथ आप स्टेनलेस स्टील को मिक्स करें अलग अलग रेशियो में तो स्टेनलेस स्टील की प्रॉपर्टी और भी बेहतर हो जाती है। ये बात कहना चाह रहे हैं। द मेटल्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्टेनलेस स्टील आर, नंबर फर्स्ट टाइटेनियम, second one is niobium, third one is tantalum, fourth is chromium, fifth is carbon, sixth silicon, seventh is nickel, eighth is manganese, ninth one is copper। तो ये टाइटेनियम से लेकर कॉपर तक के बीच में जितने भी मेटल्स हैं, अगर आप अलग अलग रेशियो में इनका स्टेनलेस स्टील से मिक्सअप कराते हैं तो ओवरऑल क्या निकल के आता है कि स्टेनलेस स्टील की जो प्रॉपर्टी है वो और बेहतर हो जाती है। ये स्लाइड ये बात कहना चाह रही है। नेक्स्ट स्लाइड, नॉन फेरस मेटल्स। अब जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये भी मेटल्स ही हैं, लेकिन नॉन फेरस मतलब इन मेटल्स के अंदर आयरन की जो क्वांटिटी है वो होगी ही नहीं, इसीलिए इनको कहा गया नॉन फेरस मेटल्स। अभी इससे पहले तक के लेक्चरों में आपने जितने भी मेटल्स का जिक्र किया, चाहे वो कास्ट आयरन, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, इन सब के अंदर आयरन था और कार्बन था। बट ये जो नॉन फेरस मेटल्स हैं इनके अंदर आयरन की क्वांटिटी नहीं होती, जिसकी वजह से इनको नॉन फेरस मेटल्स कहा गया है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, आप लोग के सामने लिखे हुए हैं जो आपके कोर्स के हिसाब से भी हैं। नंबर फर्स्ट इज़ एल्युमिनियम, सेकेंड वन इज़ लेड, थर्ड वन इज़ कॉपर, fourth is nickel, fifth one is chromium, sixth is silver and the seventh one is platinum। ये सारे के सारे नॉन फेरस मेटल्स कहलाते हैं। एल्युमिनियम, ए नंबर ऑफ एल्युमिनियम आइटम्स आर यूज्ड इन रेगुलरली डे टू डे लाइफ। आमतौर पर हमारे रोज़ की ज़िंदगी में हम एल्युमिनियम को अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं। बिकॉज एल्युमिनियम इज़ चीप, लाइट इन वेट एंड ऑफर्स एडिक्वेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्योंकि एल्युमिनियम सस्ता होता है, वज़न में वेट में हल्का होता है, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए इसको आमतौर पर हम यूज़ करते हैं या आमतौर पर हमको ये देखने को मिलता है या इससे बने हुए सामान हमको देखने को मिलते हैं। इन एडिशन एल्युमिनियम इक्विपमेंट कैन बी ईजिली फैब्रिकेटेड। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी जो एल्युमिनियम को और ख़ास बनाती है वो ये है कि इससे बने हुए जो इक्विपमेंट होते हैं उनको बड़ी आसानी से फैब्रिकेट किया जा सकता है। फर्दर एल्युमिनियम कैन बी स्ट्रेंथेंड बाय कोल्ड वर्किंग, देयर मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग इज़ ऑल्सो ईजी। एल्युमिनियम से बने हुए जो इक्विपमेंट होते हैं, जो पार्ट होते हैं, उनकी मेंटेनेंस और उनकी क्लीनिंग बड़ी आसानी से की जा सकती है, इसलिए एल्युमिनियम को आमतौर पर यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है, हैंस इट्स यूटिलिटी इज़ मोस्टली रिकमेंडेड। हाउएवर द यूज़ ऑफ एल्युमिनियम इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट इज़ लिमिटेड। लेकिन हम क्योंकि बात कर रहे हैं प्रोडक्शन प्लांट का बार बार, तो इसके जो कंस्ट्रक्शन और जो इसके इक्विपमेंट होते हैं उसको बनाना वो लिमिटेड हम इसको तौर पर यूज़ करते हैं। ठीक है ना, मतलब आम तौर पर हम लोग अगर किसी भी कंस्ट्रक्शन के काम में
या किसी इक्विपमेंट में एल्युमिनियम से बनी हुई चीज़ का उपयोग खासकर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हो चाहे किसी प्रोडक्शन इंडस्ट्री हो उसमें कम करते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम या एल्युमिनियम से बनी हुई चीज़ों के क्या एडवांटेजेस हैं। नंबर फर्स्ट इज़ इट इज़ हाईली रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, इंडस्ट्रियल फ्यूम्स, वेपर एंड फ्रेश और सॉल्ट वाटर। ये हाईली रेजिस्टेंस होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन का, इंडस्ट्रियल फ्यूम्स का, वेपर का और सॉल्ट और फ्रेश वाटर से। ओके। एल्युमिनियम कैन बी यूज्ड विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। थर्ड वन इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम इज 60% दैट ऑफ प्योर कॉपर। तो थर्मल कंडक्टिविटी एल्युमिनियम की वो 60% होती है एज कंपैरिजन टू कॉपर। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के। सो डिसएडवांटेजेस में देखिए, द मैकेनिकल स्ट्रेंथ डिक्रीजेज ग्रेटली अबव 150 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर एल्युमिनियम से बनी हुई चीज़ों को आप 150 डिग्री टेम्परेचर पे या उससे अधिक टेम्परेचर पे रखते हैं तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ करने लग जाती है। ये एल्युमिनियम का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। सेकंड पॉइंट इज़ एल्युमिनियम कैन नॉट बी यूज्ड विद स्ट्रॉन्ग कास्टिक सॉल्यूशन। जब बात आएगी स्ट्रॉन्ग कास्टिक सॉल्यूशन की तो उसमें एल्युमिनियम से बने हुए इक्विपमेंट को आप यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट इज़ मैनी मिनरल एसिड्स आर अटैक्ड बाय एल्युमिनियम। बहुत सारी मिनरल एसिड्स ऐसी होती हैं जिनका रिएक्शन एल्युमिनियम से बने हुए इक्विपमेंट के साथ हो जाता है, इसलिए हम इसको यूज़ में नहीं ला पाते। फोर्थ पॉइंट इज़ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स फिल्म्स आर फॉर्म्ड रैपिडली व्हेन इट्स सरफेस इज़ एक्सपोज्ड। अगर एल्युमिनियम से बनी हुई चीज़ों को हवा में ऑक्साइड से या हाइड्रो ऑक्साइड की कांटेक्ट में लाया जाए तो इनके साथ दिक्कतें आती ही आती हैं। नॉर्मली दिस फिल्म इज़ थिकेंड बाय केमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक मीन। दिस प्रोवाइड्स सो कॉल्ड एनोडाइज्ड फिनिश। The serious disadvantages is that trace amounts of copper in solution are harmful to microorganisms and enzyme systems when used in biological industries and act as a degradation catalysts for a number of important food constituents and pharmaceuticals. अब ओवरऑल बात करते हैं सिल्वर की। ये एक अलग नॉन फेरस मेटल निकल के आ रहा है। सिल्वर नाम से ही समझ में आ रहा है चांदी महंगा होता है, तो आपको ये भी बात समझ में आ रही होगी कि अगर हम इसको एल्युमिनियम के साथ इसका कंपैरिजन करें तो सिल्वर कॉस्टली होता है। ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट देखिए इसके बारे में, बिकॉज ऑफ इट्स हाई कॉस्ट। देखिए मैंने अभी जिक्र किया और यही बात है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई कॉस्ट सिल्वर इज़ यूज्ड ओनली एज ए मटेरियल ऑफ प्लांट कंस्ट्रक्शन इन स्पेशल केसेस। बहुत ही अगर स्पेशल केसेस होगा, क्योंकि सिल्वर एक महंगा मेटल है, इस वजह से प्लांट के कंस्ट्रक्शन में सिल्वर को बहुत ही स्पेशल केसेस में यूज़ किया जाता है। एंड यूजुअली सिल्वर कोटेड मटेरियल इज़ यूज्ड रादर देन सॉलिड सिल्वर। अगर मान लीजिए ये प्लांट के कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया भी जा रहा है तो इसकी केवल कोटिंग यूज़ की जाएगी। सिल्वर को एज ए कोटिंग मटेरियल यूज़ किया जाएगा एज कंपैरिजन टू सॉलिड सिल्वर। ठीक है। इट इज़ नॉट रेजिस्टेंट टू कंसनट्रेटेड HCl और H2SO4, एनी स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फर कंपाउंड्स। एक दिक्कत और है इसके साथ, ये रेजिस्टेंट नहीं होता कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोराइड एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, नाइट्रिक एसिड से और सल्फ़र से बने हुए कंपाउंड से, तो ये उनके इन सभी के साथ रेजिस्टेंट नहीं हो पाता। थर्ड पॉइंट इज़ इट इज़ रेजिस्टेंट टू ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर सॉल्ट्स। ये अगर रेजिस्टेंट होता भी है तो केवल ऑर्गेनिक एसिड्स एंड उनसे बनी हुई सॉल्ट के साथ ही होता है। इट इज़ इवन मोर मेलेबल एंड डक्टाइल देन कॉपर एंड देयरफॉर कैपेबल ऑफ बीइंग readily work. It has higher thermal conductivity than
ऑल अदर मेटल्स। क्योंकि सिल्वर से बनी हुई चीज़ों की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो अच्छी होती है, इसलिए ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और एक बात और भी है, इसकी जो मेलेबल और डक्टिलिटी, ये दो प्रॉपर्टी हैं, ये अच्छी होती हैं। इसलिए आमतौर पर आपने भी इसको देखा होगा कि या तो ये कोटिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ किया जाएगा या फिर इसके वायर बनाए जाते हैं। और सिल्वर से बने हुए जो वायर होते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, इसलिए आमतौर पर बहुत अच्छे से इनको यूज़ में लाया जाता है और अच्छी अच्छी चीज़ों में इनको यूज़ में किया जाता है। A few examples of special uses are plant for the manufacture of salicylates and acetic acid, a silver slash plated basket for a hydro-extracted use in vitamin crystallization, comma, a solid silver vessel in a cast slash iron jacket for bromination। अब बात करते हैं टाइटेनियम की। टाइटेनियम क्या होता है? टाइटेनियम इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव मेटल, ये भी एक महंगा मेटल होता है जैसे सिल्वर था, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी बात करते हैं कि ये क्या है, इसका क्या फ़ायदा हो रहा है और ये फार्मास्यूटिकल या प्रोडक्शन प्लांट में, मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ यूज़ किया जा रहा है। सो टाइटेनियम हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल। देखिए ये नई लाइन निकल के आ रही है कि जो टाइटेनियम जो एक मेटल है, इसका आजकल बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड ऑफ मीडियम वेट। क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है और वेट में भी ये इतना हल्का भी नहीं है और एकदम भारी भी नहीं है, एक मीडियम वेट का होता है। कोरोजन रेजिस्टेंस इज़ वेरी सुपीरियर इन ऑक्सीडाइजिंग एंड माइल्ड रिड्यूसिंग मीडिया। जैसे ब्रैकेट में देखिए, टाइटेनियम स्लैश पैलेडियम एलॉय ग्रेड 7 एंड 11 हैव सुपीरियर रेजिस्टेंस इन रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। इसको कंस्ट्रक्शन में लाने का सबसे बड़ा ही एडवांटेज या फिर इसकी प्रॉपर्टी ये है, क्यों इसको सबसे ज़्यादा आजकल यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि अगर टाइटेनियम और पैलेडियम इसका अगर एलॉय बनाया जाए ग्रेड 7 और ग्रेड 11, तो इसकी जो रेजिस्टेंस पावर है टाइटेनियम की और भी ज़्यादा निखर के आती है और ये ओवरऑल कोरोजन रेजिस्टेंस मतलब कोरोजन से बचाता है, ठीक है ना। एज डज द टाइटेनियम स्लैश मोलिब्डेनम स्लैश निकल अलॉय ग्रेड 12। इसके अलावा अगर टाइटेनियम का मोलिब्डेनम के साथ निकल के साथ अगर मिक्सअप करके अगर एलॉय बनाया जाए, जिसको हम ग्रेड 12 कहते हैं, तो ये और भी ज़्यादा हाईली कोरोजन रेजिस्टेंस बन जाता है। थर्ड पॉइंट है, टाइटेनियम इज़ यूजुअली नॉट बॉदर्ड बाय इमिंगमेंट अटैक, कॉमा, क्रेवाइस कोरोजन एंड पिटिंग अटैक इन सी वाटर। इट्स जनरल रेजिस्टेंस टू सी वाटर इज़ एक्सेलेंट। क्योंकि सी वाटर यानी कि खारा पानी, इसके साथ इसकी जो रेजिस्टेंस पावर अच्छी होती है, इसलिए इसको और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ किया जाता है। मतलब अगर ओवरऑल की बात अगर मांगे या मान के चलें तो टाइटेनियम एक एक्सपेंसिव मेटल तो है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के काम में इसको अच्छे से आजकल लाया जा रहा है। अगर इसमें पैलेडियम, मोलिब्डेनम, निकल इस तरह के एलॉयज़ के साथ इनका मिक्सअप और किया जाए तो टाइटेनियम की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो और भी अच्छी बेहतर बन जाती है, इसलिए इसको और अच्छे तरीके से यूज़ में लाया जा रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी जो बात इसकी आ रही है, क्योंकि ये सी वाटर से या और भी चीज़ों से अटैक नहीं करता ये चीज़ है, तो ये कोरोजन रेजिस्टेंट अपने आप ही हो जाता है। टाइटेनियम इज़ रेजिस्टेंट टू नाइट्रिक एसिड एंड एट ऑल कंसंट्रेशन एक्सेप्ट विद रेड फ्यूमिंग नाइट्रिक। टाइटेनियम नाइट्रिक एसिड से रेजिस्टेंट होता है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, द मेटल ऑल्सो रेजिस्ट फेरिक क्लोराइड, कॉमा, क्यूप्रिक क्लोराइड एंड अदर हॉट क्लोराइड सॉल्यूशंस। हाउएवर there are a number of disadvantages to titanium which have limited its use. Next point, titanium is not easy to form. ये थोड़ी सी दिक्कत है कि इसको आसानी से नहीं बनाया जा सकता। It has a high spring back and tends to gall, comma, and welding must be carried out in an inert atmosphere. तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा
लिमिटेड जगहों पर ही देखने को मिलता है। अब जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे तो बात करेंगे निकल के, कि निकल क्या चीज़ है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर कुछ समझ में आया होगा। इस लेक्चर के रिगार्डिंग अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी हो तो आप गूगल क्लासरूम में जाके कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को जो भी कोई दिक्कत आ रही होगी, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही होगी, उसका सॉल्यूशन मैं निकालने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।